नमस्कार, मैं अशोक कुमार बैरवा। प्यारे विद्यार्थियों, हम पादप भ्रौणिकी या प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे थे और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, परागण या पॉलिनेशन। परागण के 2 वीडियो पहले आ चुके हैं, जिसमें जो प्रथम वीडियो आया था उसमें हमने स्वपरागण और उसके अनुकूलन के बारे में अध्ययन किया। दूसरे वीडियो में परपरागण और परपरागण के अनुकूलन के बारे में हमने अध्ययन किया। अब ये परागण का थर्ड वीडियो है, जिसमें हम परपरागण के प्रकार या परपरागण के साधन या परपरागण की विधियां, इनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। चलिए तो देखते हैं हम कि परपरागण किन किन माध्यम से होता है। टाइप्स, एजेंसीज या मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। परपरागण के प्रकार, साधन या विधियां। परपरागण, पहली बात तो हमने देखा कि परपरागण होता क्या है। परपरागण के अंदर एक पादप के किसी पुष्प से परागकण किसी उसी जाति के किसी दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो एक पादप से दूसरे पादप तक पहुंचने के लिए जो माध्यम काम में लिया जाता है, तो वो माध्यम क्या क्या हो सकता है, वो परागण के साधन कहलाएंगे। परपरागण में पराग कणों के स्थानांतरण के लिए बाह्य साधनों पर निर्भरता रहती है। ये बाह्य साधन अजैविक हो सकते हैं अथवा जैविक हो सकते हैं। इन साधनों के आधार पर परपरागण निम्न प्रकार का हो सकता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में जो परागकण है, एक पादप से उसी जाति के किसी दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो इनको यहां से और यहां तक पहुंचने के लिए एक साधन की आवश्यकता होती है। वो साधन जैविक भी हो सकता है, वो साधन अजैविक भी हो सकता है। और उस साधन के आधार पर जो परपरागण है वो निम्न प्रकार का हो सकता है। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है वायु परागण, और इसको एनीमोफिली कहा जाता है। वायु परागण या एनीमोफिली। तो सीधी सी बात है कि जब साधन के रूप में वायु काम करती है तो उसको वायु परागण कहा जाता है। जब परागकण वायु द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाए जाते हैं तो इसे वायु परागण कहा जाता है। ऐसे पुष्पों को वायु परागित पुष्प या एनिमोफिलस कहा जाता है। ठीक है, कि यहां पर पराग कणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाने का जो काम कर रही है वो क्या कर रही है, वायु करती है, एयर करती है। वायु परागण के अनुकूलन, कि वायु परागण होने के लिए पुष्पों में क्या क्या अनुकूलन होने चाहिए या क्या क्या अनुकूलन होते हैं। वायु परागित पुष्पों में परागकण अधिक संख्या में बनते हैं। परागकणों की जो संख्या बनती है वो अधिक संख्या में बनती है, क्योंकि लक्ष्य पुष्प तक पहुंचने में बहुत सारे परागकण व्यर्थ चले जाते हैं, इसलिए वो पौधे अधिक मात्रा में परागकण बनाते हैं। दूसरा है, परागकण बहुत छोटे होते हैं, हल्के होते हैं और शुष्क होते हैं, क्योंकि वो हवा के साथ तभी उड़ कर जा पाएंगे तब वो छोटे होंगे, हल्के होंगे और शुष्क होंगे। अगर भारी होंगे तो हवा उनको लेकर के नहीं जा पाएगी। तीसरा पॉइंट है, वायु परागित पुष्पों में वर्तिकाग्र बड़ा होता है, रोमिल या पक्षवत होता है, जो परिपक्व होने पर प्राय पुष्प से बाहर निकल आता है। क्योंकि वर्तिकाग्र का बड़ा होना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि वो पराग कणों को आसानी से ग्रहण कर सकती है। चौथा पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, कि पाइनस का जो पौधा होता है उसमें पराग कण में 2 पंख या पक्ष्म के समान अतिवृद्धियां होती हैं, जो पराग कणों को हवा में उड़ने में सहायता देती हैं। पाइनस में वायु परागण के दौरान आकाश में पीले रंग के बादल छा जाते हैं। ये बादल
पराग कणों के कारण ही बनते हैं। इसे सल्फर वर्षा या सल्फर शॉवर कहा जाता है। तो ये सल्फर वर्षा या सल्फर शॉवर जो होती है वो किसके पराग कणों के कारण होती है? ये पाइनस के पराग कणों के कारण होती है। ठीक है। फिर है वायु परागित जो पुष्प है सामान्यतः एकलिंगी होते हैं और जरूरी नहीं है एकलिंगी हो, और न तो आकर्षक होते हैं, इनका आकर्षक होना भी कोई आवश्यक नहीं है, और न ही इनमें कोई खुशबू होती है, क्योंकि ये किसी जो कीट या किसी जो जैविक साधन है उसको आकर्षित करने के लिए इनमें खुशबू का होना भी आवश्यक नहीं है, न इनमें कोई मकरंद ग्रंथियों का उपस्थित होना आवश्यक है। और जो वायु परागण पाया जाता है वो जैसे जिम्नोस्पर्म के अंदर साइकस, पाइनस और इफिड्रा। विशेष रूप से आपको याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म में ये हमारे जो मेंबर प्लांट भी हैं, तो साइकस, पाइनस और इफिड्रा जो है तीनों के अंदर वायु के द्वारा परागण होता है। फसली पौधे हैं जैसे गेहूं है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, चावल है, इनमें भी वायु के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। इसके अलावा गन्ना, बांस, नारियल, घास और खजूर, इन सब में वायु परागण पाया जाता है। वायु परागण का दूसरा साधन है जल, यानी जल के द्वारा, जिसको जल परागण या हाइड्रोफिली कहा जाता है। जल के द्वारा परागण, जब परागकण जल के द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाए जाते हैं तो इसे जल परागण कहते हैं, और ऐसे पुष्पों को जल परागित पुष्प कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि समस्त जो जलीय पौधे हैं उनमें जल परागण होता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पोटेमोजिटॉन, मिरियोफिल्लम, ये जलीय पौधे हैं लेकिन इनमें वायु परागण पाया जाता है। पोटेमोजिटॉन और मिरियोफिल्लम वैसे जलीय पौधे हैं लेकिन इनमें जल परागण नहीं होता, इनमें वायु परागण होता है। वाटर लिली या निम्फिया जिसको कहते हैं, कमल, आइकोर्निया और एलिस्मा, ये भी जलीय पौधे हैं लेकिन इनके अंदर कीट परागण होता है। ठीक है। तो समस्त जलीय पौधों में जल परागण नहीं होता, कुछ में वायु परागण भी होता है जैसे पोटेमोजिटॉन, और कीट परागण भी होता है जैसे निम्फिया और कमल, आइकोर्निया। जल परागण जो है ये दो प्रकार का हो सकता है। एक तो अधिजल परागण या जल पृष्ठ परागण, यानी जल के पृष्ठ पर, एपिड्रोफिली। एक तो अधिजल परागण या जल पृष्ठ परागण या एपिड्रोफिली। जब परागकण जल की जो परागण की क्रिया है वो जल की सतह पर होती है तो उसे अधिजल परागण या जल पृष्ठ परागण कहते हैं, जैसे वेलिस्नेरिया के अंदर होती है। ठीक है। तो अधिजल परागण किसमें मिलता है? वेलिस्नेरिया के अंदर मिलता है, यानी जल की सतह पर इसमें परागण होता है। दूसरा अधोजल परागण, यानी जल के अंदर या जलाद परागण, हाइफिड्रोफिली। जब परागण की क्रिया जल के भीतर संपन्न होती है तो उसे अधोजल परागण या जलाद परागण कहते हैं। अधि का मतलब सतह पर या ऊपर, और अधो मतलब नीचे, यानी सतह से नीचे, यानी जल के भीतर। तो अधिजल परागण तो मिलता है वेलिस्नेरिया के अंदर, और अधोजल परागण मिलता है सैरेटोफिल्लम, नाजास, जोस्टेरा और हाइड्रेला के अंदर। इनके अंदर जल के भीतर ही परागण की क्रिया संपन्न होती है। तीसरा जो साधन आता है वो जंतु परागण। देखिए वायु और जल ये तो अजैविक साधन थे, अब जैविक साधन आ गए जंतु परागण या जूफिल्ली, यानी जंतुओं के द्वारा। जब परागकण जंतुओं के द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाए जाते हैं तो इसे जंतु परागण कहते हैं या जूफिल्ली कहते हैं। जंतु परागित पुष्पों में पुष्प बड़े आकार के, रंगीन और आकर्षक, सुगंधित और मकरंद युक्त होते हैं। आकर्षित नहीं होंगे, सुगंधित नहीं होंगे, रंगीन नहीं होंगे, मकरंद युक्त नहीं होंगे, तो क्या होगा? जंतु उनके पास नहीं पहुंच पाएंगे। तो जंतुओं को आकर्षित करने के लिए ये लक्षण पाए जाते हैं। अब जंतु परागण भी निम्न प्रकार का हो सकता है कि कौन कौन से जंतु हैं वो परागण में सहायता करते हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है कीट परागण, एंटमोफिली, यानी कीटों के द्वारा परागण। जब परागण की क्रिया कीटों के द्वारा संपन्न होती है तो इसे कीट परागण कहते हैं।
और कीट क्या करते हैं, मकरंद चूसने के लिए पुष्प तक पहुंचते हैं। इसलिए ऐसे पुष्पों का, यानी जंतु परागण करने वाले पुष्पों का या कीट परागण करने वाले पुष्पों का मकरंद युक्त होना आवश्यक है, सुगंधित होना आवश्यक है और आकर्षक होना भी आवश्यक है। लगभग 80% पादपों में कीट परागण मधुमक्खियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, मधुमक्खियां जो होती हैं वो कीट परागण में 80% योगदान देती हैं। कीट परागण के अनुकूलन, यानी कीट परागित जो पुष्प है उनके अंदर कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं, तो वो हमने पहले भी देख लिए है। अब उनको हम थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि कीट परागण जिनमें होता है उन पुष्पों के क्या अनुकूलन होते हैं। तो कीट परागित जो पुष्प है आकार में बड़े होते हैं और रंगीन होते हैं। ये पुष्प आकर्षक होते हैं, इनमें खुशबू पाई जाती है, इनमें क्या है, सुगंध होना जरूरी है। कीट परागित पुष्पों में मकरंद ग्रंथियां पाई जाते हैं, क्योंकि कीट है वो मकरंद चूसने के लिए उन तक पहुंचते हैं। कीट परागित पुष्पों में परागकण पोलन किट के कारण चिपचिपे होते हैं। ये जो कीट परागित पुष्प होते हैं इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो चिपचिपे पाए जाते हैं पोलन किट के कारण। तो पोलन किट के बारे में हमने पूर्व के वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा डिफाइन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसमें पराग कणों को ग्रहण करने के लिए वर्तिकाग्र भी चिपचिपी होनी चाहिए। और उदाहरण है इसके तुख मलंगा या जैसे सालविया, अंजीर, बरगद। अंजीर में बरगद में आपने देखे होंगे चींटियां मिलती हैं, ये कीट मिलते हैं, मधुमक्खियां ये जो हैं ये परागण करते हैं। और आक है, युक्का है, ऑर्किड्स है, एरिस्टोलोकिया है, सेंटोरिया है, रेफलेसिया है। और जलीय पादप हैं कुछ जैसे निम्फिया, कमल, आइकोर्निया और एलिस्मा। ये कीट परागण में हमने देखे थे, ये जलीय परागण में, सॉरी जल परागण में हमने देखे थे कि ये जलीय पौधे हैं लेकिन इनमें जल परागण नहीं होता, कीटों के द्वारा परागण संपन्न होता है, जैसे निम्फिया, कमल, आइकोर्निया और एलिस्मा। अब ये कीट परागण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ये, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे भी जाते हैं। साल्विया जो है उसमें कीट परागण हेतु उत्तोलक क्रियाविधि या लीवर मैकेनिज्म पाई जाती है। ये ऐसे कैसे पूछा जाता है कि उत्तोलक जो क्रियाविधि है, लीवर मैकेनिज्म है, वो किस पादप में पाई जाती है या किस पादप में इस विधि के द्वारा कीट परागण संपन्न होता है, तो साल्विया के अंदर होता है। अंजीर, बरगद, इनके अंदर ट्रैपडोर विधि के द्वारा परागण है वो संपन्न होता है। तो ट्रैपडोर जो विधि है ये अंजीर और बरगद के अंदर पाई जाती है। इनमें क्या होता है, हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम होता है। इस पुष्पक्रम में ब्लास्टोफेगा जो कीट है उसके द्वारा परागण किया जाता है। तो कीट का नाम भी हमको याद रखना है कि जो अंजीर और बरगद में जो कीट परागण होता है वो ब्लास्टोफेगा कीट के द्वारा संपन्न होता है। ऐसे ही युक्का एक पादप है, उसमें प्रोनुबा युक्का सैला एक कीट का नाम है, उसके द्वारा कीट परागण संपन्न होता है। यह कीट पुष्प के अंडाशय में अंडे देता है। प्रोनुबा व युक्का, प्रोनुबा तो कीट का नाम है, युक्का पौधे का नाम है, ये दोनों परस्पर सहजीवन का संबंध प्रस्तुत करते हैं और दोनों के सफल जीवन चक्र के लिए दोनों की उपस्थिति आवश्यक है। ऐसे ही एक ऑर्किड है ऑफ्रिस स्पेकुलम। कौन सा है, ऑफ्रिस स्पेकुलम में इनमें क्या होता है, दलपुंज की जो आकृति है उसका रंग मादा बर कॉल्पा ओरिया की तरह होता है। ये मादा बर है कॉल्पा ओरिया, इसकी तरह इसके दलपुंज की आकृति और रंग होता है। इस कारण क्या है, जो नर है वो भ्रमित होकर बार बार मैथुन करने का प्रयास करता है, जिसे आभासी मैथुन कहते हैं। और इस आभासी मैथुन के कारण ही पुष्प में परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। ऐसे ही एक पूर्ण मूल परजीवी पादप है रेफलेसिया। जो इसका ये जो रेफलेसिया है इसका पुष्प है वो पादप जगत में सबसे बड़ा होता है, याद रखना इस चीज को। रेफलेसिया जो है ये पूर्ण मूल परजीवी पादप है और इसका पुष्प पादप जगत का सबसे बड़ा पुष्प होता है। इसमें परागण
कैरियोन मक्खियों के द्वारा संपन्न होता है, क्योंकि इसके पुष्प में सड़े मांस की जैसी बदबू आती है, जिस और इसके जो बीज हैं उनका प्रकीर्णन हाथियों के द्वारा किया जाता है। परागण तो है कैरियोन मक्खियों के द्वारा, और बीजों का जो प्रकीर्णन किया जाता है वो हाथियों के द्वारा किया जाता है। जंतु परागण में दूसरा आता है चमगादड़ परागण, यानी चमगादड़ के द्वारा परागण, कायरेप्टरोफिली। जब परागण चमगादड़ के द्वारा होता है तो इसे चमगादड़ परागण कहते हैं। चमगादड़ जो है वो रात्रिचर उड़ने वाला स्तनधारी जंतु है। चमगादड़ परागित जो पुष्प है वो रात्रि में खुलते हैं, क्योंकि ये चमगादड़ रात्रिचर होता है, रात्रि में ही खिलते हैं। इनमें मकरंद जो होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। और चमगादड़ के जो द्वारा परागण होता है वो जैसे कदम्ब, कचनार या बालम खीरा की गेला पिन्नेटा जिसको बोलते हैं, और कल्प वृक्ष एडेंसोनिया डिजिटेटा, इनके अंदर चमगादड़ है वो परागण की क्रिया संपन्न करती है। पक्षी परागण, ऑर्निथोफिली। जब परागण की क्रिया पक्षियों के द्वारा या चिड़ियों के द्वारा संपन्न होती है तो उसको हम पक्षी परागण कहते हैं। एक गंजन पक्षी है जिसको हमिंग बर्ड बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हमिंग बर्ड बोलते हैं। ये शकरखोरा, सनबर्ड, नेक्टेरिना, हनी बर्ड पक्षी परागण में सहायक होते हैं। चिड़िया तो होती हैं इनमें, ये गंजन पक्षी, शकरखोरा और नेक्टेरिना ये प्रमुख पक्षी है जो परागण में सहायता करते हैं। उदाहरण है इसके बर्ड ऑफ पैराडाइज, स्ट्रीलिटजिया। इसमें हनी बर्ड के द्वारा, ये पौधे का नाम है, याद रखना, स्ट्रीलिटजिया पौधे का नाम है, और इसमें हनी बर्ड जो होता है नेक्टेरिना, इसके द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। बिग्नोनिया, इसमें सनबर्ड जो होता है ये परागण की क्रिया संपन्न करता है। बोतल ब्रश, जिसको कैली स्टेमिन भी वो कहा जाता है, बोतल ब्रश जो होता है जिसमें कैली स्टेमोन कहा जाता है, सेमल, पलाश, इन सब में पक्षियों के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। पिपीलिका या चींटी परागण, माइमेरिकोफिली। चींटियों के द्वारा परागण, दीमकों के द्वारा परागण। इनमें क्या होता है, दीमक और चींटियों के द्वारा परागण होता है, जैसे बबूल, अकेसिया नाइलोटिका, कुमटा, अकेसिया सेनेगल। ऐसे ही घोंघा परागण, मैलेकोफिली, यह परागण किसके द्वारा होता है, घोंघों के द्वारा संपन्न होता है। और जैसे इसके उदाहरण हैं एरिसीमा, सांप पादप, लेमना और गुलदाउदी, जिनमें घोंघों के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। स्वपरागण व परपरागण में अंतर। स्वपरागण और परपरागण हमने अच्छी तरीके से देख लिया है, तो अब हम इसमें अंतर भी आसानी से कर सकते हैं। तो कुछ 4-5 अंतर मैंने यहाँ पर किए हैं, ये देख लेते हैं। स्वपरागण जो होता है इसमें तो क्या होता है, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। और परपरागण की परिभाषा क्या हो गई, जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे परपरागण कहा जाता है। दूसरा अंतर है, जो स्वपरागण जो होता है इसमें किसी बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं होती, साधन की कोई आवश्यकता नहीं होती। और परपरागण में हमें बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है, साधन की आवश्यकता होती है। जैसे बाह्य साधन अभी हमने देखे, जैसे वायु और जल अजैविक कारक थे, और जैविक कारक में हमने कीट देखे, पक्षियों के द्वारा देखा, घोंघे के द्वारा देखा, चींटी के द्वारा देखा, चमगादड़ के द्वारा देखा, तो वो बाह्य कारक हैं, साधन हैं जिनकी आवश्यकता परागण के लिए होती है। स्वपरागण जो होता है इससे जो उत्पन्न संतानें हैं वो संयुग्मनजीय होती हैं, जबकि इस पर परागण में जो संतानें होती हैं वो विषमयुग्मनजीय होती हैं। स्वपरागण में नए लक्षणों का समावेश नहीं होता है, जबकि पर परागण में दो पादपों के जो परागकण और एग के बीच में जाइगोट निषेचन की प्रक्रिया जब संपन्न होती है तो एक नए लक्षण का समावेश होता है।
और स्वपरागण जो है यह नई जातियों के विकास में सहायता नहीं करता, जबकि परपरागण है वो नई जातियों के विकास में सहायता करता है। तो ये 5 पॉइंट्स के अंदर हमने स्वपरागण और परपरागण में अंतर किए हैं। हम और भी ज्यादा अंतर, क्योंकि स्वपरागण और परपरागण को हमने पूरा डिटेल से देख लिया, तो हम 5 की जगह और भी ज्यादा अंतर लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के साथ में ही परागण जो है ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम इससे अगला चैप्टर जो है लेकर के फिर आएंगे। आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, किसी चीज को समझने में प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। और आपको वीडियो लगातार मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।